आमतौर पर ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या खेल के दौरान लगने वाली चोट के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल, एक MRI या एक्सरे स्कैन होता है। एग्जैक्टली जो साफ तौर पर दिखा देता है कि मतलब पीठ की हड्डी में कहाँ स्ट्रेस फ्रैक्चर है या हाथ का कौन सा लिगामेंट मुड़ गया है। सही कहा, वो बहुत ही टेक्निकल होता है। हाँ, एक डॉक्टर स्क्रीन की तरफ इशारा करके बहुत आसानी से कह सकता है कि समस्या यहाँ है और इसे ठीक होने में इतना समय लगेगा। लेकिन ये सिर्फ शरीर के स्तर पर काम करते हैं ना? बिल्कुल। मतलब मेडिकल साइंस हमें ये बता सकता है कि हड्डी को जुड़ने में कितने हफ्ते लगेंगे या लिगामेंट को वापस अपनी जगह आने में कितना आराम चाहिए। ये एक तय प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है। लेकिन एक एलीट एथलीट की दुनिया में ना वो MRI मशीन एक बहुत बड़े सच को पकड़ने में नाकाम रहती है। आप उस मानसिक हिस्से की बात कर रहे हैं? हाँ यार, शारीरिक चोट तो स्क्रीन पर दिख जाती है, लेकिन उस चोट के बाद जो मानसिक अंधकार पैदा होता है, 6 से 8 महीने के बेड रेस्ट का जो जानलेवा अकेलापन होता है, उसे नापने का कोई स्कैन नहीं बनाया आज तक। बिल्कुल नहीं बना। और यही वो जगह है जहाँ एक खिलाड़ी के करियर का ग्राफ अक्सर एकदम से नीचे गिरता है। और कई बार तो वही खत्म भी हो जाता है। हाँ, क्योंकि उस समय शरीर से ज्यादा एक इंसान का दिमाग उसका इम्तिहान ले रहा होता है। जब एक एथलीट अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक खेल को समर्पित कर देता है ना, तो उसकी पूरी पहचान उसी खेल से जुड़ जाती है। ये तो है। और जब वो खेल अचानक छीन लिया जाता है तो वो सिर्फ एक चोट नहीं रह जाती, वो एक पहचान का संकट बन जाता है। इसे साइकोलॉजी में आइडेंटिटी लॉस कहते हैं। और आज हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र ठीक यही मानसिक लड़ाई है, जो कि बहुत जरूरी विषय है। बिल्कुल। हम भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उस ऐतिहासिक वनडे वर्ल्ड कप जीत के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने मतलब पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दिया। क्या कमाल का टूर्नामेंट था वो, माइंड ब्लोइंग। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ उस चमकती हुई ट्रॉफी पर नहीं है। तो हम किस चीज पर डाइव इन कर रहे हैं? हम उस ट्रॉफी को उठाने वाले हाथों के पीछे की कहानी डिकोड करने वाले हैं। मतलब ऑलराउंडर अमनजोत कौर का सफर। अरे वाह। हाँ, और इसके लिए हमने ताज़ा मैच रिपोर्ट्स, विस्तृत बायोग्राफिकल आर्टिकल्स, BCCI के 2025-26 के एनुअल प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स और WPL 2026 के आंकड़ों को बहुत गहराई से खंगाला है। काफी सॉलिड सोर्स मटेरियल है हमारे पास। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य सिर्फ मैदान के आंकड़े गिनाना नहीं है। सही बात है। बल्कि उस मैकेनिज्म को समझना है कि कैसे एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाली लड़की चोट और निराशा के इतने गहरे गड्ढे से निकलकर खुद को अमनजोत 2.0 में अपग्रेड करती है। ये वर्जन 2.0 वाली बात बहुत दिलचस्प होने वाली है ना? तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। मोहाली की संकरी गलियां, जहां एक युवा लड़की को लड़कों ने गली क्रिकेट खेलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसके पास अपना खुद का बल्ला नहीं था। और वो पल, वो एक अकेला पल इस पूरी कहानी की नींव है। सच में। हाँ, क्योंकि जब उस बच्ची को खेलने से रोका गया तो उसके पिता भूपिंदर सिंह, जो पेशे से एक कारपेंटर हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद बैट बनाया। एग्जैक्टली। उन्होंने रात भर जागकर अपनी वर्कशॉप में बचे हुए लकड़ी के टुकड़ों से एक बल्ला तराशा। वाओ। और मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं था। तो क्या था? ये उस बच्ची के दिमाग में डाला गया पहला विचार था कि अगर दुनिया तुम्हारे लिए दरवाजे बंद करती है तो तुम अपना दरवाजा खुद बना सकते हो। क्या बात है। और इसके साथ ही उनकी दादी का जो किस्सा है भगवंती जी का, वो भी उतना ही अहम है। हाँ, वो पाक वाला किस्सा। बिल्कुल। पड़ोसियों की तानों से बचाने के लिए वो रोज पार्क की बेंच पर जाकर बैठ जाती थी ताकि अमनजोत बिना किसी डर के लड़कों के साथ खेल सके। तो इसे अनपैक करते हैं। मतलब ये लिटरली एक क्लासिक सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी की तरह लगता है ना? हाँ, काफी हद तक। जहाँ जादुई शक्तियों की जगह एक पिता का तराशा हुआ लकड़ी का बल्ला है और एक दादी का अटूट सुरक्षा कवच। बहुत खूब कहा। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक एथलीट के डेवलपमेंट में इस तरह के शुरुआती फैमिली सपोर्ट का असल साइकोलॉजिकल असर क्या होता है? देखिए, इसका सीधा असर इंसान के स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम पर पड़ता है। अच्छा। हाँ, जब हम किसी खिलाड़ी को मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन करते देखते हैं तो हमें लगता है कि ये उसकी अपनी टैलेंट है, जो कि होता भी है। होता है। लेकिन जब एक पिता सुबह 5 बजे अपनी बेटी को ट्रेनिंग पर छोड़कर खुद गुरुद्वारे में सो जाता है ताकि समय और पेट्रोल बच सके, जो कि उन्होंने किया था। हाँ, समझ गया। यही वो मानसिक कवच है जो भविष्य में जब सब कुछ खिलाफ जा रहा हो तब इंसान को टूटने से बचाता है। और वो टूटने वाला पल आया।
और सच बताऊं तो बहुत भयानक तरीके से आया। आप उस इंजरी की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे सोर्स मटेरियल में अप्रैल 2024 के बांग्लादेश दौरे का बहुत विस्तार से जिक्र है। अमनजोत को पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ और हाथ का लिगामेंट इस बुरी तरह मुड़ गया कि वो अपने हाथ को सीधा भी नहीं कर पा रही थी। वो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बुरा सपना होता है। और इसके बाद उन्हें 6 से 8 महीने का बेड रेस्ट बताया गया। शुरुआत में उनमें बहुत चिड़चिड़ापन आ गया था, जो कि लाजमी है। बिल्कुल। अब एक क्रिकेट फैन हुए के नाते मैं स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में अक्सर सुनता रहता हूँ, लेकिन एक ऑलराउंडर के लिए ये चोट कितनी विनाशकारी होती है? एक ऑलराउंडर के लिए तो पीठ का स्ट्रेस फ्रैक्चर मतलब करियर खत्म करने वाला साबित हो सकता है। सच में? हाँ, इसका बायोमैकेनिक्स समझिए। जब आप तेज गेंदबाजी करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी और कोर पर शरीर के वजन का कई गुना दबाव पड़ता है। ठीक है। और जब आप निचले क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं तो शरीर को तेजी से घुमाने या रोटेट करने के लिए उसी कोर स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। ओहो, मतलब दोनों ही काम गए। एग्जैक्टली। स्ट्रेस फ्रैक्चर का मतलब है कि आपके खेल के दोनों बुनियादी हथियारों पर ताला लग गया है। और वो हाथ का लिगामेंट? हाँ, उसके मुड़ जाने का मतलब है कि आप बल्ले को सही से ग्रिप भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी स्थिति थी जहाँ शारीरिक रूप से वो पूरी तरह लाचार हो गई थी। तो मुझे यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल पूछना है। पूछिए। आमतौर पर 8 महीने की ऐसी आइसोलेशन वाली चोट किसी भी युवा खिलाड़ी के करियर पर विराम लगा सकती है, उसे सीधे डिप्रेशन में धकेल सकती है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस ठहराव ने अमनजोत को अमनजोत 2.0 में कैसे बदल दिया? मेरा मतलब है, जब शरीर बिस्तर पर पड़ा हो और खेल की दुनिया आगे बढ़ रही हो तो दिमाग उस अचानक लगे ब्रेक को कैसे संभालता है? यहीं पर आइडेंटिटी डिटैचमेंट या अपनी पहचान को अलग करने की प्रक्रिया काम आती है। वो कैसे? जब वो बिस्तर पर थीं, तो उन्होंने खुद को व्यस्त रखने के लिए सलाद बनाना शुरू किया, पेंटिंग की, नेटफ्लिक्स पर ढेरों शोज देखे। जो कि काफी नॉर्मल लगता है सुनने में। सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक थी। उनके कोच नागेश गुप्ता ने उन्हें बहुत अहम सलाह दी थी। क्या? कि क्रिकेट के अलावा लाइफ स्किल्स भी सीखें, ताकि दिमाग डाइवर्ट हो सके। हाँ, जब आपकी पहचान सिर्फ एक क्रिकेटर की होती है और आप खेल नहीं पा रहे होते, तो आप खुद को एक शून्य महसूस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी वो पहचान छिन गई है। सही कहा। लेकिन जब आप नई स्किल सीखते हैं तो आप अपने दिमाग को ये संदेश देते हैं कि मैं सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं एक पूरा इंसान हूँ। इससे वो डिप्रेशन का खतरा टल जाता है। यह तो बहुत ही गहरी बात है। यानी उन्होंने अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव को लिटरली फिर से फॉर्मेट कर लिया था। बिल्कुल यही हुआ था। और जब उनके फिजिकल रिकवरी शुरू हुई तो एनसीए में उनकी ट्रेनिंग का जो रूटीन सोर्स मटेरियल में दिया गया है, वो तो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो बहुत ही इंटेंस था। रात के 1 बजे होटल के जिम में वर्कआउट करना, क्योंकि उन्हें दिन में 2 वर्कआउट के बीच 8-9 घंटे का गैप चाहिए था। ये डेडिकेशन का एक अलग ही लेवल है। हाँ, और सिर्फ पसीना ही नहीं बहाया, बल्कि उन्होंने सूर्य कुमार यादव और रियान पराग जैसे खिलाड़ियों को ऑब्जर्व भी किया। ये बहुत स्मार्ट मूव था। तो एक बात बताइए, नेट्स में किसी बड़े खिलाड़ी को बस दूर से देखने से एक युवा खिलाड़ी के खेल में क्या सुधार आ सकता है? आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब अमनजोत ने सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को देखा, तो वो सिर्फ उनके शॉट नहीं देख रही थी। तो वो क्या देख रहे थे? वो उनका पूरा प्रोसेस देख रही थी। बड़े खिलाड़ी दबाव को कैसे सोखते हैं, एक खराब शॉट खेलने के बाद उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है। हाँ, मतलब उनका रिएक्शन टाइम और वो सब। हाँ, और सबसे अहम बात, वो डेथ ओवर्स में खुद को शांत कैसे रखते हैं। वाह। इसे साइकोलॉजी में मेंटल सिमुलेशन कहते हैं। आप दूसरों के अनुभव से अपने दिमाग को बड़े मैचों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और इसी ने उनके खेल में वो गहराई और विनम्रता पैदा की, जिसे हम अमनजोत 2.0 कहते हैं। बिल्कुल। और इस अमनजोत 2.0 का जलवा दुनिया ने WPL 2025 और 2026 में देखा भी। क्या शानदार कमबैक था वो। हाँ यार, वो 2025 में इमर्जिंग प्लेयर बनी और फिर मुंबई इंडियंस ने 2026 के लिए उन्हें लिटरली 1 करोड़ रुपए में रिटेन किया। ये बहुत बड़ी छलांग थी। और आंकड़े खुद इस छलांग की गवाही देते हैं। हाँ, WPL 2026 के स्टैट्स मेरे पास हैं। उन्होंने 139 रन बनाए और 4 विकेट लिए। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है उनका 133.65 का स्ट्राइक रेट। मैं इसी पर आने वाला था। निचले मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए ये स्ट्राइक रेट बहुत ही घातक होता है। मैं इस स्ट्राइक रेट वाले हिस्से पर थोड़ा रुकना चाहूंगा। बिल्कुल। मतलब 133 का स्ट्राइक रेट टॉप ऑर्डर के लिए तो अच्छा माना जाता है, लेकिन 7वें 8वें नंबर पर इसका क्या
क्या महत्व है? देखिए 7वें या 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने का विज्ञान बिल्कुल अलग होता है। कैसे? टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के पास पिच को समझने और सेट होने के लिए कम से कम 10-15 गेंदें होती हैं। हाँ, वो टाइम ले सकते हैं। लेकिन जब एक ऑलराउंडर निचले क्रम में आता है तो टीम को तुरंत रनों की जरूरत होती है। मतलब पहली बॉल से हिट करना होता है। एग्जैक्टली, आपके पास सेट होने का समय नहीं होता, आपको पहली या दूसरी गेंद से ही बाउंड्री पार करानी होती है। जो कि बहुत रिस्की है। लेकिन 133.65 का स्ट्राइक रेट ये साबित करता है कि अमनजोत के पास वो दुर्लभ क्षमता आ गई थी जहां वो बिना समय लिए सीधे गियर बदलकर बड़े शॉट खेल सकती थी। और ये उनकी मानसिक स्पष्टता को दिखाता है। बिल्कुल। और इस मानसिक स्पष्टता का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान में झलकता है। वो शेर वाला बयान? हाँ, जब उनसे टीम के लड़खड़ाने या मुश्किल स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही कूल अंदाज में कहा, शेर 2 कदम पीछे हटता है लंबी छलांग मारने के लिए। और एक और बात कही थी उन्होंने। हाँ, वो बोली, मैं तो अभी बैटिंग करने ही नहीं आई थी। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए 100% फिट रहने की खातिर ऑस्ट्रेलिया जैसी अहम सीरीज छोड़ दी। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। मतलब एक युवा खिलाड़ी के लिए इतनी बड़ी सीरीज छोड़ना क्या करियर के लिए बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? कोई और खिलाड़ी उनकी जगह ले सकता था यार। सतह से देखने पर ये जोखिम लगता है, लेकिन असल में ये सेल्फ अवेयरनेस है। यानी खुद की क्षमताओं की समझ। हाँ, अति आत्मविश्वास और सेल्फ अवेयरनेस में यही फर्क होता है। एक इनसिक्योर खिलाड़ी हर मैच खेलना चाहेगा, भले ही वो 70% फिट हो, क्योंकि उसे अपनी जगह खोने का डर होता है। सही बात है। लेकिन अमनजोत का विजन बहुत साफ था। वो सिर्फ टीम में जगह भरने के लिए नहीं खेल रही थी। तो उनका गोल क्या था? वो एलिस पेरी और नैट साइबर ब्रंट जैसी प्योर ऑलराउंडर बनना चाहती थी। ये प्योर ऑलराउंडर का टैग ना थोड़ा भारी लग रहा है। मैं समझाती हूँ। हाँ, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। एक नॉर्मल ऑलराउंडर और प्योर ऑलराउंडर में क्या बुनियादी फर्क होता है? क्रिकेट की दुनिया में उमर ज्यादातर ऑलराउंडर ऐसे होते हैं जिनका एक पक्ष बहुत मजबूत होता है। मतलब या तो बैटिंग या बॉलिंग। हाँ, या तो वो मुख्य रूप से बल्लेबाज होते हैं जो कुछ ओवर फेंक सकते हैं, या मुख्य गेंदबाज होते हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, जैसे अक्सर हम देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक प्योर ऑलराउंडर वो होता है जिसे आप उसकी बैटिंग के दम पर भी प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं। ओके। और अगर वो 0 पर आउट भी हो जाए तो वो अपने पूरे 10 ओवरों के कोटे में अपनी गेंदबाजी के दम पर भी टीम में अपनी जगह सही साबित कर सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही इम्पैक्टफुल बात है। और अमनजोत उसी स्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। और शायद इसीलिए बीसीसीआई ने उन्हें हाल ही में 2025-26 के ग्रेड सी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। बिल्कुल, ये इस बात का प्रमाण है कि बोर्ड भी उनके इस विकास को देख रहा है। हाँ, और ये सारी तैयारी, ये सारा विकास, वो सारे कड़े फैसले, जी, ये सब एक खास दिन के लिए हो रहा था। वो वर्ल्ड कप का फाइनल। एग्जैक्टली। हम बात कर रहे हैं 2025 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल की। मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम 45,000 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। वो माहौल लिटरली रोंगटे खड़े करने वाला था। शोर ऐसा कि आप अपनी खुद की आवाज न सुन सकें। और भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 298.7 का एक विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें शेफाली वर्मा के वो 87 और दीप्ति शर्मा के 58 रन बहुत क्रूशियल थे। बिल्कुल। और उसी मैच में अमनजोत ने 8वें नंबर पर आकर इतिहास रचते हुए हाफ सेंचुरी भी लगाई। हाँ, वो बहुत अहम पारी थी। लेकिन दूसरी पारी में मैच एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रन बना चुकी थी। और उनकी कप्तान लॉरा वुलवॉर्ड, वो तो एक अलग ही जोन में बैटिंग कर रही थी। वो 101 रन बनाकर खेल रही थी। और जब कोई बल्लेबाज शतक बना लेता है ना, तो वो पिच और गेंदबाजों के हर एंगल को समझ चुका होता है। मतलब उन्हें आउट करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। हाँ, लक्ष्य बड़ा था, लेकिन वुलवॉर्ड जिस तेजी से रन बना रही थी, मैच भारत के हाथों से फिसल रहा था। दबाव अपने चरम पर था। और उसी दबाव के बीच आता है इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। दीप्ति शर्मा का वो ओवर। हाँ, दीप्ति शर्मा गेंदबाजी कर रही हैं। वुलवॉर्ड एक बड़ा शॉट खेलती हैं और गेंद डीप मिड विकेट की तरफ हवा में ऊंची उठती है। बाउंड्री लाइन पे अमनजोत खड़ी है। एग्जैक्टली। गेंद उनके हाथों में आती है, एक बार फिसलती है, वो उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करती है, गेंद फिर हवा में उछलती है और आखिरकार तीसरी कोशिश में वो उसे मजबूती से अपने हाथों में दबोच लेती है। वो कुछ सेकंड्स तो जैसे सदी बन गए थे। मेरा सवाल ये है कि उन चंद सेकंड्स में जब एक वर्ल्ड कप फाइनल की गेंद आपके हाथों से 2 बार फिसल चुकी हो,
तो एक खिलाड़ी के दिमाग में वो कौन सा पैनिक बटन होता है जिसे दबने से रोकना पड़ता है? ये बहुत ही साइकोलॉजिकल सवाल है। जब गेंद पहली बार फिसलती है ना, तो इंसान के दिमाग का प्राकृतिक फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। मतलब घबराहट? हाँ, आपका दिमाग कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे पलों में इंसान अक्सर अपनी आंखें बंद कर लेता है या घबरा कर गलत दिशा में हाथ मारता है, जो कि हमने कई कैचेस छूटते हुए देखा भी है। बिल्कुल। लेकिन अमनजोत ने जब उस गेंद को तीसरी बार पकड़ा तो वो कोई किस्मत नहीं थी। तो फिर क्या था? इसे स्पोर्ट्स साइंस में मसल मेमोरी का हावी होना कहते हैं। वो रात 1 बजे वाली ट्रेनिंग। एग्जैक्टली। रात के 1 बजे जिम में की गई वो ट्रेनिंग, वो अनुशासन, वो सब एक साइकोलॉजिकल एंकर की तरह काम करता है। जब दिमाग घबराहट के तूफान में डूब रहा होता है तो वो ट्रेनिंग उस एंकर को गिरा देती है और शरीर अपने आप वो काम कर जाता है जिसके लिए उसे हजारों बार तैयार किया गया है। ये तो लिटरली गूज़बम्प्स देने वाला मोमेंट है। वो कैच सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो अमनजोत के उस 8 महीने के संघर्ष की जीत थी। और उस कैच ने मैच का रुख पलट दिया। भारत ने 52 रनों से वो मैच जीता और पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब उठाया। वो इतिहास था। पूरे देश ने वो कैच देखा, लेकिन उस 45,000 की भीड़ और करोड़ों टीवी स्क्रीन्स के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जो किसी को नहीं पता था। वो पारिवारिक ड्रामा। हाँ, हमारे उसी सोर्स मटेरियल में एक बात और है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। दादी वाला किस्सा। बिल्कुल। जिस दादी ने अमनजोत को पड़ोसियों के तानों से बचाया था, मैच से ठीक पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। और यही वो बिंदु है जहां ये कहानी खेल से कहीं ऊपर उठ जाती है। परिवार ने तय किया कि अमनजोत को इस बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। सोचिए, एक पिता के लिए ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। अपनी माँ अस्पताल में है और वो अपनी बेटी से फोन पर बात करके उसे वर्ल्ड कप फाइनल के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो भी बिना अपनी आवाज में कोई घबराहट लाए। हाँ, परिवार ने ये दर्द इसलिए सहा ताकि अमनजोत का फोकस न टूटे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक वर्ल्ड चैंपियन सिर्फ मैदान पर नहीं बनता, तो कहाँ बनता है? वो अपने घर की दीवारों के भीतर अपने परिवार के मौन बलिदानों से गढ़ा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस पूरी कहानी को देखने और गहराई से समझने के बाद हमारे श्रोताओं के लिए इसमें क्या टेक अवे है? सबसे बड़ा सबक ये है कि जीवन में जब भी इंजरी फेज आए, मतलब कोई भी ब्रेक या रुकावट, हाँ, चाहे वो करियर में अचानक आया कोई ठहराव हो, किसी प्रोजेक्ट का फेल होना हो या कोई पर्सनल लॉस, उसे कभी भी एक अंत नहीं मानना चाहिए। लेकिन अक्सर हम मान लेते हैं। हम उस ठहराव से डर कर हार मान लेते हैं। लेकिन अमनजोत की यात्रा ये साबित करती है कि वो खाली समय खुद को अपग्रेड करने का सबसे अच्छा मौका होता है। Like a version 2.0। एग्जैक्टली। अपनी पहचान को किसी एक चीज तक सीमित मत रखिए। नई स्किल सीखिए, खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत कीजिए कि जब आप उस ठहराव से बाहर आए तो आप अपना वर्जन 2.0 हो, जो पहले से कहीं ज्यादा मारक और सटीक हो। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा को खत्म करते हुए मेरे दिमाग में एक बिल्कुल नया विचार आ रहा है। वो क्या? हम अमनजोत के इस शानदार सफर और उनकी मानसिक दृढ़ता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्या यह हमें खेल की दुनिया के एक बहुत ही कड़वे सच की तरफ इशारा नहीं करता? किस सच की तरफ? देखिए, हम केवल उन्हीं खिलाड़ियों की कहानियां सुनते हैं जो इस भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव, उन चोटों और उस 8 महीने के अकेलेपन से बचकर बाहर निकल आते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये एक तरह का सर्वाइवर बायस है। न जाने ऐसे कितने ही होनहार खिलाड़ी होंगे जो उस डायग्नोस्टिक अंधेरे में खो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ये नहीं सिखाया गया था कि अपनी पहचान को अपने खेल से कैसे अलग किया जाए। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। शायद जूनियर स्तर पर खिलाड़ियों को सिर्फ एक बेहतर कवर ड्राइव मारना या यॉर्कर फेंकना ही नहीं, बल्कि दिमागी रूप से खुद को कैसे बचाए रखना है, ये भी सिखाने की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगली बार जब हम किसी उभरते हुए एथलीट को देखें तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम उनके लिए सिर्फ तालियां बजा रहे हैं या उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए वो सुरक्षित माहौल भी बना रहे हैं जो उन्हें टूटने से बचा सके। बहुत ही गहरा सवाल है ये। हाँ, कुछ सोचने के लिए, कुछ गहराई से विचार करने के लिए। इसी के साथ हम आज की इस डीप डाइव या कहने गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। सुनने के लिए शुक्रिया और उस छुपे हुए वर्जन 2.0 को तलाशते रहिए।